हमारे दुसाध बंधुओं, तो आज आपका दुसाध जागरण चैनल में स्वागत है। हमारे जितने भी दुसाध बंधु जो हैं सुन रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि हम आपको दुसाध के बारे में नया नया संदेश पहुंचाते रहें। तो आज हमारे बीच एक बहुत ही अनुभवी योग और जेपी मूवमेंट के उसी समय 1974 से ही समाज से जुड़े समाज सेवी जयप्रकाश पासवान जी आए हुए हैं। तो मैं इनका जो 1974 के बाद से जो हमारे समाज के प्रति इनका जो तजुर्बा रहा है, अनुभव रहा है, तो आज हम दोनों बैठे हुए हैं और शेयर करेंगे। और हम लोग को ये इन दोनों में जब बातचीत होती थी, तो ये काफ़ी हमारे समाज के प्रति, खास करके दुसाध समाज के प्रति ये चिंता जाहिर करते रहते हैं। और ये बराबर इनको लगता है कि हमारा जो दुसाध समाज है, इसका जो है विकास कहीं न कहीं रुका हुआ है और हम लोग जस के तस बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ और है जो हमारा मुद्दा उठते रहता है बराबर, आरक्षण संबंधी। मोहन भागवत जी जो हैं बराबर कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा करेंगे। सवर्ण लोगों को भी बहुत बार खलते रहता है कि आरक्षित सीट से ही लोग बहुत ज़्यादा नौकरियां पा रहा है। तो इस सब बात की जानकारी के लिए मैं आज आपके सामने हमारे वरिष्ठ जो हैं समाज सेवी हैं, इनका जमीनी लगाव रहा है और दुसाध समाज के लिए अनवरत ये ताउम्र त्याग समर्पण भाव से बिना कोई लोभ का ये हमेशा लगे रहते हैं। तो हमको लगता है कि मोहन भागवत जी को ऐसा भूल है, वो दो चार ऐसे हैं जिनको देख करके, शहरों में देख करके इनको ऐसा लगता होगा कि अब जो है यह समाज जो है काफ़ी आगे बढ़ गया है। अगर इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक जमीन से जुड़े हुए नेता जो आपके सामने हैं, लोजपा के महासचिव भी हैं नालंदा जिला के, तो उनसे मैं कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई जयप्रकाश जी को प्रणाम करता हूँ और इस स्थिति में इनसे मैं एक बात शेयर करता हूँ कि आप काफ़ी अनुभवी हैं, उम्र भी आपका बहुत लंबा हो चुका है, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो 1947 के बाद से, 1974 के बाद से जो पासवान की स्थिति थी, आप गांव घर में भी जाते हैं, आप हवाई नेता नहीं हैं, आप ज़मीनी से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत बड़ा तजुर्बा भी है। तो आप आज हमारे सामने दुसाध बंधुओं को ये बताइए कि हमारा जो समाज है, इसका जागरण, इसका विकास नहीं हो रहा है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। तो मैं अपने प्रकाश जी जो माननीय लोजपा महासचिव हैं, तो मैं इनसे पहला प्रश्न यही मेरा है कि हमारा दुसाध जो है, समाज जो है, अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो इसके बारे में आपका क्या अनुभव है? साथियों, हमारे पासवान या दुसाध भाई आज हमारे बीच में हमारे कदम ताल भाई भूपेंद्र पासवान जी ने समाज के प्रति जिज्ञासा हुई कि हमारा समाज पीछे क्यों है, इसके बारे में अपनी बात को शेयर किया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो आज तक मोहन भागवत जो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, तो आप लोग को जानना चाहिए मोहन भागवत
कोई गरीब खानदान से पैदा नहीं लिए थे। मोहन भागवत रईस खानदान से और बड़े आदमी पूंजीपति घर से पैदा हुए थे। आज उसी नजरिया से वो बार बार संविधान पर बोलने का काम करते हैं कि मैं समीक्षा करूंगा, लेकिन ये पता नहीं है कि जिस समय जमींदारी चली गई उस समय जमींदार के जाने के बाद पासवान के पास क्या रह गया। पासवान एक ऐसा, पासवान से बढ़िया नाई, बढ़ी, लोहार, कुम्हार, रविदास है जिसको किसी न किसी तरह का रोजगार है, लेकिन पासवान के पास किसी तरह का रोजगार नहीं है। न उसके पास भूमि और खेती ही था जिससे वो रोजगार कर करके अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा कर करके आगे बढ़ाने के काम करता। लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमारे दलित वर्ग में एक ऐसे होनहार बेटा पैदा लिया जो राष्ट्र का विश्व में भी अपना छाप छोड़ कर गए हैं, जिनका नाम बाबा भीमराव अम्बेडकर था, जिन्होंने संविधान में 24.5% आदिवासी और हरिजन मिलाकर अनुसूचित जाति मिलाकर के आरक्षण देने का काम किया। और वह भी कुर्सी, वह भी सीट हम लोग को जो मात्रा है नहीं भर पाया, क्योंकि उस समय भी बुद्धिजीवियों और पूंजीपतियों की सत्ता थी। एक मिनट यहाँ रोकना चाहेंगे आपसे भैया कि आपने बोले कि हमारा जो रोजगार जो था, हमारा रोजगार था कि हम जब उस समय थे तो हम एक अंगरक्षक का काम करते थे और इसी से हमारा पासवान बना है। पासवान का मतलब होता था कि निकट रहने वाला, बॉडीगार्ड। तो एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि इसी का एक बहुत बढ़िया चीज मिला था, वो था चौकीदार। प्रत्येक गांव में पासवान या इस तरह के लोग जो लठैत होते थे, जो बलिष्ठ होते थे, वो चौकीदार होते थे और इस स्थिति में उनका भी एक रोजगार था, कुछ तो लोग जी रहे थे। लेकिन आपके बिहार सरकार ने उसमें भी अपने तरीका से उनकी भी बहाली को कह दिया कि अब यह बहाली जो है ये वंशानुगत नहीं होगा। तो इसलिए न कह दिया गया कि उस समय जब इनके पास पैसा नहीं था तो यही होगा, लठैत का काम ही करेगा। और जब इसको सरकारी कर्मचारी कर दिया गया तो अब भाई इनकी नियुक्ति जो होगी तरीका से होगा, प्रोसेस से होगा। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? जिस समय जमींदारी चली गई, पासवान निहत्थे हो गए, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, तो एक तरफ हमारे कांग्रेसी सरकार जो 55 साल तक सत्ता में रही और जो मेरा आरक्षण में जो पढ़ कर के योग्य मेरा लड़का तैयार होता था, तो बुद्धिजीवी लोग अच्छे अच्छे पद पर बैठ करके हम लोगों को काटने का काम किया कि योग्य उम्मीदवार नहीं जुटे। इस कारण उन सीटों पर अन्य जातियों को लोगों के सन्न जातियों को ही बहाली कर करके और भर दिया जाता था। तो किया पासवान का जो था आरक्षण चौकीदार के बारे में। हाँ, तो उस समय भी विरोध हुआ था। जिस समय जमींदारी चली गई थी, लोग आंदोलन किए थे कि जिस तरह से जाट रेजिमेंट बना है, तो पासवान के पास भी एक वीर है, पासवा है, जो दूसरे को साध करके या एक बहुत अच्छा प्रश्न आपका भैया, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। यादव रेजिमेंट, पासवान रेजिमेंट की बात जहाँ तक आती है तो बहुत अच्छा आपने ये सवाल का जवाब दिया। और ये मानना चाहिए कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि पासवान जो है हमारा बहुत सबसे बड़ा बलिष्ठ आदमी है, तो ऐसा क्यों नहीं कि इसको एक पासवान रेजिमेंट ही बना दिया जाता कि लड़ाकू जात में से आते हैं, तो एक पासवान रेजिमेंट बना दिया जाए। तो इसके पीछे क्या मंशा रही होगी सरकार का? सरकार की मंशा कुछ भी नहीं इस पर रहा। सरकार ने इस पर किसी तरह का गौर नहीं कर सका। जिस तरह से जाट रेजिमेंट बनाया, उस तरह से पासवान रेजिमेंट भी बनाता या दुसाध रेजिमेंट बनाता, तो आज हमारा समाज ही बहुत आगे विकसित होता।
बहुत अच्छा प्रश्न आपका उत्तर है कि एक पासवान में रेजिमेंट बनाना चाहिए था। तो आज इस तरीक़ा से हम आप लोगों को एक बहुत बड़ा का लाइट दे रहे हैं भैया, जो अनुभवी आदमी हैं, और इनका कहना भी था, और अभी भी अगर सरकार चेतता है तो पासवान का अगर रेजिमेंट बना दिया जाता, या अभी भी इसमें कोई न कोई अगर कुछ हथकंडा अपना करके अगर इसके ऊपर अगर ध्यान दिया जाए कि नहीं भाई, ये लोग जो हैं पूर्व से ही इन लोगों का काम जो रहा है सेना के रूप में काम रहा है। तो एक बात और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि गांव घर में जो भी हम देख रहे हैं, तो एक गोरैया बाबा होते थे, है ना भैया, गोरैया बाबा। लेकिन ये गोरैया बाबा नहीं थे, अगोरैया बाबा थे। अगोरैया का मतलब क्या होता है? अगोरना, ठीक है ना, अगोरना होता है रक्षा करना। तो हम लोग इसको गोरैया बोल दिए, गोरैया नहीं होता ये, तो इसका कोई निरर्थक बात है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगोरैया बाबा। तो प्रत्येक गांव में अगोरैया बाबा होते थे। स्पष्ट है कि यह भी एक जो था पूरे गांव के लोग जो था, जिसको अगोराइट कहा गया है, कहीं कहीं प्रभास भाषा में हम लोग गोराइट भी कहते हैं, गोराइट, लेकिन यह भी कोई भाषा नहीं है, अगोराइट होता है। तो अगोराइट भी एक रक्षक होता है ना, या बराहिर। हाँ, तो इस तरीका से आज हमारे दुसाध बंधुओं, आप लोग जो है अगर कोई गोराइट कहता है तो आप लोग गोराइट मत बोलिए कि नहीं, गलत बोलते हो। मैं अगोराइट हूँ और मैं अगोरैया बाबा का ही खानदान का आदमी हूँ, और हमारा जो है प्रत्येक जगह हमारे गांव में इसका पूजा होता है। और इस तरह से हमारा प्रत्येक आषाढ़ के दिन में, है ना, जिस तरह से सेना के दिन सम्मान में 100 दिवस मनाया जाता है, उसी तरह से प्रत्येक आषाढ़ में हम लोग जो है ये हमारे जो अगोरैया बाबा हैं, जो अगोराइट थे, अपने बलिदान दिवस के आधार पर प्रत्येक साल आषाढ़ के दिन में बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। सही बात है ना, गांव घर में होता है ना ऐसा पूजा। तो ठीक है, इस तरह से हमारे भैया हैं, बाद में आप लोगों को वीडियो बनाते रहेंगे। और आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।